नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार पाटीदार। जो एनटीए के द्वारा ली जाने वाली एग्ज़ाम है यूजीसी नेट, इस यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर की बात करें तो आम तौर पर इसका फर्स्ट पेपर बड़ा शानदार होता है, जो आपको जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए आपको बहुत बड़ा योगदान देता हुआ दिखाई देता है। इस फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आपकी पोजीशन क्या होती है, इससे रिलेटेड हमने ये सोचा कि बेसिकली यहाँ पर एक एक यूनिट की बढ़िया से बढ़िया यहाँ पर कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों के क्लियर हो जाएं और एग्जामिनेशन हॉल में आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर दें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा यहाँ पर जो यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर है, इस फर्स्ट पेपर से रिलेटेड एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक यूनिट को बहुत बढ़िया तरीके से इसमें यहाँ पर एक्सप्लेन करने का प्रयास जो है वो किया जाता है, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपके सामने वहाँ पर हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं तो उसमें से आप जो है वो कहीं ना कहीं आप 4 प्रश्न पे जो है वो कमज़ोर न पड़े। इट मीन्स अगर 50 क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ से आप 40 क्वेश्चन का एक अच्छा सा जो है वो अपना बेड़ा मजबूत कर लें। अगर आप ये कर लेते हैं तो ये मान करके चलिए कि पूरे भारत में कहीं पर भी लेक्चरशिप का एग्ज़ाम मिलता है या पीएचडी का जो एंट्रेंस क्वालिफाई करने की जो बारी आती है या जूनियर रिसर्च फेलोशिप की बारी आती है, तो उसमें आप जो है वहाँ पर बढ़िया तरीके से अपना परफॉर्मेंस कर पाओगे। अगर आप जेआरएफ निकाल लेते हैं तो उसके तहत जो है आपको यूजीसी के द्वारा स्कॉलरशिप दी जाती है। नेट निकालने पर आप लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो, और अगर वो भी नहीं हो पाता तो पीएचडी के लिए भी कम से कम आप आजकल जो है वो आप लोगों को यहाँ पर इस पॉइंट को आगे की तरफ बढ़ाना होता है ना। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ बातें जो है ये सब सारा जो कंटेंट आपको मिलेगा वो एग्जाम 8080 के पर, और इसके जो ऑब्जेक्टिव वाली जो क्लासेस हैं वो एग्जाम 8080 का जो यूट्यूब का चैनल है उस पर आपको कहीं ना कहीं ये मिलेगा। फिर अगर अपन यहाँ पर देखें, जैसे मान लो अगर अपने पास बात आती है इसमें यहाँ पर सिलेबस की, तो सिलेबस में आपके पास जो पहला पेपर है, जो इसका फर्स्ट पेपर है, इस फर्स्ट पेपर में आपके पास 10 यूनिट हैं, जिसमें अगर अपन पहली यूनिट की अगर अपन बात करें तो उसमें आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है शिक्षण अभिवृत्ति टीचिंग एप्टीट्यूड। अभी जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो कॉन्सेप्ट है, इनमें सब कॉन्सेप्ट हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचिंग, टीचिंग से आप क्या समझते हो, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इसमें फिर इसके जो लेवल होते हैं कि मेमोरी लेवल क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, ये सारी बातें इसमें। फिर आमतौर पर जो लर्नर होता है, जो शिक्षार्थी होता है, जो विद्यार्थी होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती है, एडोलेसेंट की क्या विशेषताएं हैं, वयस्क विद्यार्थी की क्या विशेषताएं, उनके साथ साथ में उनकी क्या अपेक्षाएं ऐसी होती है जिसकी सहायता से उनको टीचर वहां पर बढ़िया तरीके से बताए और उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए दिखाई दे। इसी प्रकार से यहाँ पर इसको शिक्षण के प्रभावक जो तत्व हैं कि क्या इसमें यहाँ पर शिक्षक, सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं और शैक्षिक वातावरण आदि चीज़ें भी क्या इसको प्रभावित करती है। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, इट मीन्स यहाँ पर अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित, कि आजकल की जो हायर एजुकेशन के सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये जो कोर्सेस हैं ये आपके पास यहाँ पर टीचर सेंटर्ड हैं या फिर स्टूडेंट सेंटर हैं। इसी के साथ साथ में अभी जो है ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन वाला, और ये कोरोना के बाद जो है वो ऑनलाइन वाला सिस्टम ज़बरदस्त तरीके से हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर कुछ जो है वो चैनल है इसमें, जैसे एक स्वयं है, एक स्वयं प्रभा है, एक मुक्स है आदि की बारे इसमें यहाँ पर बातें की गई है। शिक्षण सामग्री में परंपरागत आधुनिक सामग्री भी आपके पास होती है, जहाँ पर आप चार्ट मॉडल आदि की बातें करते हो, और वर्तमान में आपके पास आईसीटी पर आधारित भी बहुत सारी बातें होती है। मूल्यांकन प्रणालियाँ, इसमें आपके पास यहाँ पर मूल्यांकन के तत्व क्या होते हैं, मूल्यांकन के प्रकार क्या होते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है। इसके साथ साथ में उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली जो होती है कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होता है, वो आपके पास क्या है, कंप्यूटर आधारित मूल्यांकन परीक्षा क्या होती है, और उसी प्रकार से यहाँ पर परीक्षाओं में मूल्यांकन पद्धतियों में क्या नवाचार आया आदि प्रकार की बातें इसमें यहाँ पर आती हुई दिखाई देती है। उसी प्रकार से इसकी जो दूसरी वाली यूनिट है, पहले वाली टीचिंग से रिलेटेड है पूरी, दूसरी वाली आपके पास यहाँ पर टीचिंग जो है वो रिसर्च से रिलेटेड है, रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, शोध अभिवृत्ति, जिसमें वहाँ पर रिसर्च क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं,
प्रत्यक्षवाद या उत्तर प्रत्यक्षवाद शोध के उपागम क्या क्या हैं, इसके अलावा जो है शोध की पद्धतियां, मेथड क्या हैं, जिसमें एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव और जो आपके पास यहाँ पर क्वांटिटेटिव होती हैं वो क्या है इसमें, फिर रिसर्च ऑफ स्टेप्स, शोध के चरण क्या होते हैं इसमें, फिर उसके बाद में शोध का प्रबंध मालेक लेखन, जब आप लिखते हो, थीसिस लिखते हो तो उसमें वहाँ पर जो है उसके क्या उसका सिस्टम होता है, क्या उसका फॉर्मेट होता है, कैसे उसमें वहाँ पर संदर्भ देते हैं, आदि प्रकार की बातें आती है। और आगे शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग, क्या आजकल रिसर्च में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का भी अनुप्रयोग उसमें होता है या नहीं है, और उसके साथ साथ में जो वर्तमान में इस बात पर ज़रा फोकस किया जाता है कि नैतिकता को महत्व दिया जाता है या नहीं, आदि प्रकार की बातें इसमें यहाँ पर आती है। उसके बाद जब यूनिट 3 की तरफ चलते हैं तो ये आपके पास एक प्रकार का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंशन आता है और उस कॉम्प्रिहेंशन में जो हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन होता है, जो गद्यांश होता है, उत्तरण होता है, उस पर आधारित 5 प्रश्नों के उत्तर अपने को वहाँ पर देने हैं। फिर उसके बाद आती है एक यूनिट संप्रेषण की, कम्युनिकेशन की। संप्रेषण वाली यूनिट में यहाँ पर है कि कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है, क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करें तो कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल निभाता है इसमें, इसके प्रकार क्या हैं और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। प्रभावी संप्रेषण क्या, इफेक्टिव कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं। वाचिक और गैर वाचिक, इट मीन्स वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अपने पास यहाँ पर क्या होता है। अंतः सांस्कृतिक, इट मीन्स आपके पास इंटर कल्चरल जो है कल्चरल वाला जो पॉइंट होता है वो क्या है आपके पास। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है, और कक्षा संप्रेषण आपके पास क्या होता है। प्रभावी संप्रेषण की जब अगर हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उसमें वहाँ पर बैरियर्स कौन कौन से आते हैं, बाधाएं कौन कौन से आती हैं। इसके अलावा मास मीडिया और सोसाइटी जो है वो आपके पास यहाँ पर कम्युनिकेशन के संदर्भ में क्या कहलाते हैं, ये बातें हैं इसके यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 5 में आपके पास जो है लॉजिकल रीजनिंग, इट मीन्स गणितीय तर्क और अभिवृत्ति वाला पॉइंट है, जिसमें टाइप्स ऑफ रीजनिंग, तर्क के प्रकार, उसके बाद में संख्या श्रेणी, अक्षर संख्या, कूट और संबंध, यहाँ पर डिफरेंट प्रकार के आपको वो सवाल दिए जाते हैं, उसको सॉल्व करना होता है। बेसिकली ये बड़े कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, ऐसा यहाँ पर नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको इसमें मैथमेटिक्स, हाईली मैथमेटिक्स की ज़रूरत है, लेकिन ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट अपने को आना चाहिए वो आता है नहीं आता, उस प्रकार की बातें इसमें। गणितीय अभिवृत्ति में ये जो अंश, समय, दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ, हानि, ब्याज, छूट, औसत आदि से रिलेटेड एक आपके पास जो डेटा इंटरप्रेशन वाला जो पॉइंट आता है, उसमें आप कितना बड़े तरीके से इनको वहाँ पर औसत निकाल पाते हो कि नहीं, प्रॉफिट निकाल पाते हो कि नहीं, लॉस निकाल पाते हो कि नहीं, इस प्रकार की बातें जो है उसमें कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको डिस्कस होती है। यूनिट नंबर 6 में देखें तो यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग है। इस लॉजिकल रीजनिंग में जो है उन्होंने कहा कि इसका जो है रूप क्या है, इसके साथ में तर्क वाक्य क्या होते हैं, अवस्था क्या होती है, आकृतियाँ क्या होती है, डिफरेंट प्रकार की इसमें यहाँ पर आकृतियों आदि की चर्चा होती है, जिसमें इंडक्टिव टाइप की क्या होती है और जो है आपके पास यहाँ पर डिडक्टिव टाइप की क्या होती है, निगमनात्मक, आगमनात्मक क्या होती हैं। ये जो है सारी बातें इसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं इसमें डिस्कस होती है। फिर यहाँ से चलें तो आता है आपके पास इकाई नंबर 7, आंकड़ों की व्याख्या। बेसिकली यहाँ पर हम जैसे वहाँ पर अगर आप इस यूनिट के अंदर अगर आप वहाँ पर कैलकुलेशन से रिलेटेड अगर बातें देखते हो तो ये जो 7th वाली है यहाँ पर आपको चार्ट मिल जाता है। वो चार्ट मिलेगा या तो हिस्टोग्राम होगा या पाई चार्ट होगा या टेबल चार्ट या लाइन चार्ट होगा आदि के बिहाव पर आपको जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव जो डेटा होते हैं उसके आधार पर उनके द्वारा जो प्रश्न पूछा जाता है उस प्रश्न का उत्तर इसमें से यहाँ पर खोजना होता है। और इजी गोइंग टास्क में यदि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होती है तो आप इसको बढ़िया से कर लेते हो। इसके साथ में यहाँ पर बात आती है इकाई 8 की। इसमें यहाँ पर आपके पास सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, बेसिकली आपके पास फुली रूप से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें यहाँ पर आईसीटी क्या, उसके अंदर आने वाले जो प्रमुख शब्दावलियाँ होती है, एब्रीवेशन, वो आपके पास क्या है, इंटरनेट क्या, इंट्रानेट क्या, ईमेल क्या, श्रव्य दृश्य जो ऑडियो विजुअल वाले जो कॉन्फ्रेंसिंग होती है वो आपके पास यहाँ पर क्या, क्योंकि आजकल जब आप सिस्टम में जाते हो तो कई जगह आपको यहाँ पर ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ना होता है। इसके बाद में उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल क्या, इसके साथ साथ में आईटीसी और आईटीसी के साथ में जो है गुड गवर्नेंस वाला, सुशासन वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये पॉइंट नंबर 8 में है। 9 नंबर में जाते हैं तो बेसिकली आपके पास यहाँ पर पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, लोग विकास और पर्यावरण की बात करता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पर आपके पास विकास और पर्यावरण में डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है उसमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है,
इसके साथ साथ में आपके पास की जो इन्वायरमेंट है उसके इशू क्या हैं, है ना। इसके साथ में अगर देखें तो मानव स्वास्थ्य और प्रदूषक जो होते हैं, इसके अलावा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, मृदा, जल, भूता, बायोमास, नाभिकीय आदि की क्या स्थितियां हैं, और प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं और इनको न्यूनीकरण मतलब इनको कम करने के आपके पास उपाय क्या होते हैं, इस प्रकार की बातें कहीं ना कहीं इसमें यहाँ पर वो देखते हैं। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की बातें हैं, इसमें जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना की बात की जाती है। इसके साथ में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि आदि प्रकार की बातें जो है इसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं आती हुई दिखाई देती है। फिर आपके पास यहाँ पर आता है इकाई 10। इकाई 10 में अपने पास है यहाँ पर हायर एजुकेशन सिस्टम। हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो उच्च अधिगम संस्थाएं हैं और प्राचीन भारत में जो शिक्षा है, प्राचीन भारत में फिर आप यहाँ पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करो या तक्षशिला की बात करो आदि से लेकर के जो है वो अब तक की बात करते हुए दिखाई देते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव क्या हुआ है, इसमें भारत में प्राच्य, पारंपरिक, गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम क्या क्या होते हैं, व्यावसायिक तकनीकी कौशल आधारित सिस्टम क्या क्या है आपके पास, मूल्य शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा क्या है, नीतियां, सुशासन, राजनीति और प्रशासन आदि से रिलेटेड यहाँ पर आपके पास प्रश्न आते हैं। तो उम्मीद है यहाँ पर कि यदि ये दिखने में सिलेबस बड़ा टेक्निकल और बड़ा डिफिकल्ट लगता है और मैक्सिमम विद्यार्थी जो है यहाँ पर 20, 21, 22 ज़्यादा से ज़्यादा 24 तक क्वेश्चन तक जाते हैं और उसके बाद उधर सही हो जाते हैं। ये पॉइंट ऐसा है कि अगर आप चाहते हैं कि पहली बार में अगर आपको JRF निकालना है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए लाइन में लगना है, या आप नेट निकाल करके जो है वो यहाँ पर प्रोफेसर की लाइन में अगर लगना चाहते हैं, तो ऐसे स्थिति में इसमें आपके पास यहाँ पर 40 से कम का स्कोर नहीं होना चाहिए, कम से कम आपको इतना इसमें यहाँ पर करना चाहिए। और यदि एक बार अगर आपने ये कॉन्सेप्ट हमारे मुख से यदि अगर आपने सुन लिए तो बाकायदा जो है वो आप 40 का स्कोर इसमें यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ में आपको यहाँ पर यही कि जैसे जनरली और भी यहाँ पर सब्जेक्ट में नेट की प्रिपरेशन होती है, इसके साथ साथ में अगर आप यहाँ पर देखोगे कि हिंदी और आदि प्रकार के पॉइंट्स भी जो है वो हम यहाँ पर इसमें पूरा का पूरा पेपर बहुत बढ़िया और क्वालिटी तरीके से इसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो यदि अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर हमको इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट या थ्योरियाँ अच्छी तरीके से इसमें यहाँ पर सुननी है, समझनी है, तो आप जो है एग्जाम ATET का जो प्लेटफॉर्म है उससे आप जुड़ करके उसका फ़ायदा, उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। ताकि देखिए क्या होता है कि अपने पास सब सारी चीज़ें समय रहते होनी चाहिए, क्योंकि जब अगर अवसर आ गया और अपने पास यहाँ पर वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो ऐसी स्थिति में भी कहीं ना कहीं हम या आप लोगों को ऐसा लगता है कि अरे होता तो हम भी यहाँ पर आज असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते, लेकिन फिर वहाँ पर अपने पास पछताने के अलावा कुछ नहीं होता। तो जितनी जल्दी अपने यहाँ पर लक्ष्य को जितनी जल्दी, जितनी तेज गति से, जितनी ऊंचाइयों के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो, यही जो है हम आशा के साथ आप लोगों के लिए यहाँ पर एग्जाम ATET के प्लेटफॉर्म पर ये वाला जो पॉइंट है उसको डिस्कशन करना यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। चूँकि मैं खुद भी यहाँ पर नेट JRF SRF रहा हूँ, मैंने भी जो है वो उसी की सहायता से PhD किया है, तो सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे और शानदार तरीके से इसमें यहाँ पर जानते और पहचानते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बताई गई चीज़ें जो है वो काम में आएगी और ये अपने दोस्तों यारों के मध्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको आप शेयर करेंगे ताकि उनको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे। इस पॉइंट को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ, फिर क्लास के साथ हम यहाँ पर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।